अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एपिसोड 11 ऑफ पीएसएक्स रोजनामा। मुझे शो में आज साथ ज्वाइन कर रहे हैं सोहेल फारूक साहब, मुफीज अजीज एंड मोइश शहजाद। वेलकम टू द शो। जानते हैं आज की मार्केट कैसी रही। सोहेल साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मार्केट की क्लोजिंग आज 1,69,169,173 की थी। एक बेरिश मोमेंटम मार्केट में देखा गया। इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी वीक था। आप बताइए कैसा रहा ट्रेडिंग सेशन आज का? काश जो आपने पहले गलती से बोल दिया वो हो जाता 179। मार्केट खराब बंद हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मार्केट ने अपना जो जहां से बड़ी स्पीड से टकरा रही थी 169 को रेजिस्ट कर रही थी, उसके बाद जो है वो ऊपर आई, ऊपर आके ठहरी, 5 सेशन ठहरी ना। और उसके बाद एक दिन पहले, वीकेंड से एक दिन पहले उसके नीचे क्लोजिंग दी है और 2 दिन से कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है। अच्छा साइन मार्केट तो शो नहीं कर रही, लेकिन होपफुल रहना चाहिए। जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहे। हाँ, जो इंडेक्स वाले स्टॉक्स में उसमें वॉलेटिलिटी बहुत है, खासतौर पे यूबीएल में। हम एक दिन जो कल का है उसको हम एक एक दे सकते हैं कि भाई हाँ, एक चांस देते हैं कल के दिन को। जुम्मा जो वीकली क्लोजिंग होगी, और अल्लाह ताला बेहतर करे कि ये जो वीकेंड के अंदर मामलात किसी रुख की तरफ जाएँ, अदरवाइज़ जो है फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है मार्केट। बिल्कुल ठीक है। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इसके बाद हम जियोपॉलिटिकल जो खबरें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ रिजल्ट्स आए हैं कंपनीज़ के आज, तो उनके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। फैसल बैंक से स्टार्ट करते हैं, फिर मिज़ान बैंक पे भी आएँगे। रिजल्ट तो बेहतर आना शुरू हो गए हैं। अब अगर आप देखें, फैसल बैंक और मिजान बैंक कांस्टेंट रिजल्ट हैं। पिछली बार जो सेम क्वार्टर के अंदर सेम अर्निंग्स थी, तकरीबन वही आई है। फैसल बैंक की पिछली बार 3 रुपए और 39 पैसे की अर्निंग थी, और इस बार 3 रुपए 40 पैसे की अर्निंग आई है, और 1.5 रुपए क्वार्टरली डिविडेंड। अच्छी बात यह है कि बैंकिंग सेक्टर क्वार्टरली डिविडेंड देता है। तो फैसल बैंक का इस तरह का रिजल्ट है। डिपॉजिट्स कम हुए हैं, अदर इनकम थोड़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन वो सेटल डाउन हो जाती है पूरे साल एंड तक। और मिजान बैंक की तरफ चलते हैं तो मिजान बैंक की तकरीबन 13 रुपए की अर्निंग आई है। तकरीबन सिर्फ 80 पैसे इंक्रीज हुई है पिछले साल से। पिछली बार 12 रुपए 20 पैसे की अर्निंग थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले 7 रुपए क्वार्टरली डिविडेंड देता था, अब 7.5 पे आ गया है। और इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो जो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर डिविडेंड देती है कंपनी मिजान बैंक, वो फिर हर क्वार्टर में कंटिन्यू होता है। तो 7.5 रुपए डिविडेंड हो गया है, और जो कि बन जाता है 30 रुपए पूरे साल का, और आफ्टर टैक्स 25 रुपए डिविडेंड यील्ड इसकी बन जाती है 5.5 5.3% के करीब आफ्टर टैक्स। तो रिजल्ट दोनों के बेहतर आए हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ कोहार्ट सीमेंट का भी रिजल्ट आ जाए, उसको भी डिस्कस करना है। क्वार्ट सीमेंट की 2 रुपए की अर्निंग है इस क्वार्टर की। अगर इसी साल के पिछले 2 क्वार्टर से कंपेयर करें तो थोड़ी अर्निंग्स कम हुई हैं। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि इससे बेहतर कंपनी आपको मिल जाएंगी जो कैपिटल गेन आपको दे जाएं। डीजी खान का सीमेंट पिछली बार अच्छा आया था, इस बार लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि डीजी खान के अर्निंग्स रिजल्ट बेहतर हो सकता है। और मैपल लीफ अगर देखें तो मैपल लीफ की अर्निंग्स कंपैरेटिवली कोहार्ट सीमेंट से कम है, और रेट जो है वो तकरीबन कम हो सेम है, ऊपर नीचे ही है। लेकिन स्टिल मैं मैपल लीफ ही पिक करूंगा, क्योंकि उसके जो फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ हमारे पास कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, इनका भी रिजल्ट है। ये भी ज़रा ऑडियंस के लिए बता दीजिए। जी, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज का अगर रिजल्ट देखें तो उसके अंदर 3 रुपए 87 पैसे की अर्निंग आई है एक क्वार्टर की। पिछली बार से इंक्रीज है, पिछली बार 3 रुपए 18 पैसे थी। और इवन इस साल के अंदर भी कंपनी की जो अर्निंग्स है वो इंक्रीज हुई है, और कोई भी पे आउट INIL ने कुछ भी पे आउट नहीं दिया है। बिल्कुल ठीक है। मुफीज, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जैसे मोइज़ ने रिजल्ट्स बताए आज, खसूसन बैंकिंग सेक्टर्स में मिज़ान बैंक और फैसल बैंक के। अगर जैसे हम शरिया कंप्लाइंट बैंक्स की बात करें तो हमारे पास फैसल बैंक, मिज़ान बैंक और बैंक अल इस्लामी है। इन दो बैंक्स को अगर हम देखें तो किस हिसाब से आप देखते हैं इन बैंक्स को इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए? मिज़ान बैंक और फैसल बैंक कंपेयर टू देयर शेयर प्राइस एंड देयर कैश फ्लोज, और जिस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स एज वेल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि शरिया बैंक पे 3 बैंक्स हैं, लेकिन क्योंकि रिजल्ट मीज़ान और फैसल गए तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। मीज़ान बीइंग द टॉप बैंक इन शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग इंडस्ट्री, और फिर मिड टीयर में हमारे पास फैसल बैंक आ जाता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो जो हमारे पास डिपॉजिट्स थे फैसल बैंक के, अगर हम उसको पहले कंपेयर करते हैं मीज़ान बैंक से, तो फैसल बैंक के डिपॉजिट ज्यादा थे, जो हमारा एडवांस डिपॉजिट रेशियो भी होता है। लेकिन इस बार हमने ये देखा कि उनके डिपॉजिट्स कम हुए, जिसकी वजह से उनकी जो लेंडिंग थी ना, जो आप बैंकिंग बेसिकली कमाते जब वो पैसे को लेंड करता है, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में एक नेट इंटरेस्ट इनकम नहीं होती, क्योंकि मेजर बैंक जो है, जैसे आप यूपीएल की बात करते हैं, अलाइड बैंक की बात करते हैं, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, कन्वेंशनल बैंक्स हैं, वो नेट इंटरेस्ट इनकम पर कमाते हैं। लेकिन जो इस्लामिक बैंकिंग है, उनका प्रोसीजर ये होता है कि वो आपको जो मुशारका या इजारा, जो इस्लामिक फाइनेंसिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, उस पर वो पैसों को लेंड करते हैं। वो हमने कम देखी। फैसल बैंक की क्योंकि डिपॉजिट्स कम हुए हैं, 7% से कम हुए हैं, इसकी वजह से उनकी लेंडिंग भी कम हुई। लेकिन हमने एक चीज देखी फैसल बैंक के अंदर, कि उनकी जो प्रोविजन रिवर्सल था ना, वो ज्यादा आया। 351 मिलियन के करीब उनके रिकॉर्ड में। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है। प्रोविजन ये होता है कि बैंक अपने पास जो प्रॉफिट कमाता है उससे कुछ पैसा रिकॉर्ड कर लेता है। जो प्रोविजन रिवर्सल है ना, उसका मतलब ये होता है कि वो डेट्स जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग लोन्स कहते हैं ना,
बैंक ये सोचता है कि ये वाले नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हमारे पास शायद रिसीव ना हो या हमारे पास रिकवरी ना हो, तो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये रिकवर नहीं हो सकते। वो बुक्स में पहले रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद जब फैसल बैंक के रिजल्ट्स आए तो उनके जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स उनके नज़दीक वो थे जिससे वो रिकवर नहीं कर सकते, उनकी रिकवरी हो गई। तो वो बुक्स में रिकॉर्ड हुआ एज़ अ प्रॉफिट। तो हमने देखा कि वो कुछ 351 मिलियन के करीब थे। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि हम समझते हैं कि फैसल बैंक और मीज़ान बैंक में बेहतर बैंक कौन-सा है? अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं, आप कहते हैं मुझे 15-20% का ईयरली एक अच्छी इनकम चाहिए, तो आपके पास मीज़ान बैंक इज़ अ गुड चॉइस। ऑल्दो मीज़ान बैंक अगर आप देखें थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन उसका प्रीमियम जस्टिफाइड है क्योंकि अब मीज़ान बैंक के डिपॉज़िट्स भी बढ़े हैं। अगर आप फैसल बैंक को देखते हैं, तो फैसल बैंक अभी भी आपको प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी और प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से भी सस्ता मिल रहा है। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो अराउंड 9.5 के करीब ट्रेड हो रहा है आपका मीज़ान बैंक और 6.5 सवा 6 के करीब आपको फैसल बैंक मिलता है। और डिविडेंड यील्ड भी फैसल बैंक की अच्छी है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको फॉरवर्ड लुकिंग पे देखते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि कंसिडरिंग इस रिजल्ट पे अगर एक क्वार्टर हम ऑब्जर्व करते हैं फैसल बैंक का, अगर उसके डिपॉजिट्स बेहतर होते हैं, डिपॉजिट्स हम नेक्स्ट क्वार्टर में देखते हैं कि वो अपने सस्टेन करता है और बेहतर करता है पिछले क्वार्टर से, तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको 30% की गुंजाइश इंक्लूडिंग डिविडेंड फैसल बैंक में अपसाइड देखने को मिल सकती है। और अगर ये अपने डिपॉजिट्स बेहतर कर लेता है, तो मीज़ान बैंक से स्पीड में आपको 30% का गेन दे सकता है। बिल्कुल ठीक है, मैं इसी के साथ एक और सवाल कनेक्ट करूँगा। जैसे आपने बताया कि क्वार्टर के हिसाब से डिपॉज़िट्स जो हैं इसके कम हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें, तो फैसल बैंक की ग्रोथ कंपेयर टू मीज़ान बैंक आपको कैसी लगती है इन टर्म्स ऑफ डिपॉज़िट्स एंड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एज़ वेल? जी, देखिए मीज़ान बैंक के जो प्रॉफ़िट्स हैं मेरे सामने मैंने कैलकुलेशन भी की थी कुछ 23.5 अरब रुपए के करीब थे और फैसल बैंक के जो हैं, जो अभी आए थे वो कुछ सवा 5 अरब के करीब हैं। अगर हम इसको प्रॉफ़िट आफ्टर टैक्स को देखें तो थोड़े फ्लैटिश रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने ग्रोथ नहीं देखी, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आया था। ऑल्दो अच्छा 85% इनकी जो अदर इनकम है वो इंक्रीज़ हुई, जो आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज पे फ़ी होती है, जो बाकी फ़ी बैंकिंग सिस्टम चार्ज करता है, वहाँ से फैसल बैंक की इनकम अच्छी हुई है। इन्वेस्टमेंट भी मीज़ान से अगर आप कंपेयर करते हैं तो फैसल बैंक ने ज़्यादा की है। यानी जो सुकूक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट ट्रेज़रीज़, इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी कुछ 9.5% से ज़्यादा इंक्रीज़ किए इन्होंने फैसल बैंक ने। तो डिपॉज़िट्स कम हुए, उसकी वजह से हमने प्रॉफिट जो क्वार्टर में देखे थोड़े फ्लैटिश देखे, लेकिन स्टिल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो बेहतर हुई हैं इसकी फैसल बैंक की। बिल्कुल ठीक है। सोहेल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। कहते हैं कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, जितनी भी टेंशन्स होती हैं, मार्केट्स मेजरली उसको अब्ज़ॉर्ब कर चुकी हुई है, जितनी यूएस-ईरान की टेंशन्स चल रही हैं। लेकिन रोज़ एक नया प्रपोज़ल आता है, जो ईरान रिव्यू करता है, कभी टॉक्स फाइनलाइज़ नहीं होती कि कब होनी है, व्हेन विल दे टेक प्लेस। मार्केट के सेंटिमेंट के हवाले से थोड़ा-सा बताइएगा कि नंबर्स इंटैक्ट हैं, लेकिन स्टिल हम मार्केट को एक दिन देखते हैं, थोड़ी-सी पॉइंट्स गेन करती है, तो नेक्स्ट डे वापस एक बेयरिश मोमेंटम और वीक इन्वेस्टर सेंटिमेंट आ जाता है। तो इस हवाले से कितने टाइम तक ये चीज़ प्रिवेल करेगी? आपको क्या लगता है? पॉइंट नंबर 1 ये है कि लिक्विडिटी आ जाती है क्योंकि नया अकाउंट बहुत खुल रहा है जी। और जो लोग अकाउंट जिनका खुल चुका है वो भी फ़ौरन नहीं पैसा डालते। कभी एक बार कोई सिचुएशन देखते हैं, उनको सूटेबल लग रही होती है तो वो पैसा डालते भी हैं। तो लिक्विडिटी तो आ रही है। एक बात यहाँ से नज़र आ रही है आपको। अच्छा, इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप कहते हैं ना कि पूरी गहमा-गहमी है, वो नहीं हो सकती क्योंकि अगर आप 10 लोगों से बात करो तो 5 लोगों की बात या वो रिप्लाई करते हैं कि यार जंग पहले ख़त्म हो जाए फिर देखेंगे। और 5 लोग कहते हैं ठीक है हमने तो पैसा डालना है, पार्क करना है। मतलब आप मिक्स ट्रेंड कह सकते हैं, मिक्स सेंटिमेंट। और इवन दो कि मार्केट रिकवर हो गई है 20-25 हज़ार और जंग से पहले वाला लेवल आ चुका है, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि अगर फॉरवर्ड लुकिंग होगी 191 सस्टेन इसलिए नहीं हुआ था कि रिजल्ट खराब आए थे, ठीक है? ठीक है। और हम होपफुल थे कि जंग जल्दी खत्म हो जाएगी तो मामला सीधे हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मसला ये को ड्रैग हो गया ना, जितना ड्रैग होगा ना, ऑयल के प्राइसेस आपके ऑन एन एवरेज अब 90s में चल रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों आपको 100 के ऊपर भी मिले और कुछ दिनों अगर आप ऑन और एवरेज कर लें आप तो 88-87 एवरेज हो गई है। अगर पूरे महीने की, डेढ़ महीने की जब से जंग शुरू हुई निकालेंगे आप, तो 85 टू 88 की एवरेज हो गई है, जो कि हमारे ऑन एन एवरेज डॉलर जो यूएस ऑयल है उसका प्राइस था 65। तो हमें $20 की एवरेज अभी फिलहाल तो 2 महीने से मार लग रही है ना। तो हम इसको निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि ये तमाम कंपनीज पे इन्फ्लेशन में मतलब हर जगह पे पूरी इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इसलिए हमें कॉशियस अप्रोच तो रखनी चाहिए। सेंटिमेंट इस वजह से भी कमज़ोर है क्योंकि तमाम एनालिस्ट इसी चीज़ को देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे होती है और ये वीकेंड कैसा जाता है। अनटिल अनलेस कि ये ख़त्म नहीं होता ना कंप्लीटली, अगर सीज़ फायर एक्सटेंड होगा तब भी आपका सेंटिमेंट मिक्स ही होगा। अनटिल अनलेस ये ख़त्म नहीं होता कि भाई यहाँ डील हो गई है, जब तक वो बुलिश मोमेंटम आएगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं एक छोटा-सा सवाल के साथ कनेक्ट करूँगा कि अगर लेट्स से यूएस ईरान टेंशन्स खत्म हो जाती हैं,
हमारे नंबर्स वैसे भी इंटैक्ट है, मार्केट को हम काफी स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मोमेंटम के अंदर देखेंगे। यस किस यस किस नंबर्स तक, क्या नंबर्स आपको लग रहे हैं कि मार्केट कहाँ तक रीच कर सकती है अगर ये यूएस टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाती है तो? खत्म हो जाती तो फिर तो मार्केट को जगह ही जगह ना, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। ये इतनी पुरानी जंग है, अगर ये खत्म हो जाती है और पीस डील में आ जाती है तो फिर तो एक तो पाकिस्तान मीडिएटर है, ये जी एक्स्ट्रा सेंटिमेंट पुश करेगा। और मार्केट की जो रिकवरी की वजह भी यही है कि पाकिस्तान का, अदरवाइज तो वो तमाम चीजें वहीं पर खड़ी हुई है ना जो जंग से पहले थी। जी ये वजह यही है कि पाकिस्तान मीडिएटर बनाया तो एक कॉन्फिडेंस आया था, और काफी हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हों या इंस्टीट्यूशनों से उन्होंने जंप इन किया था। दूसरे रिजल्ट्स जो 191 पे रिजल्ट्स थे, वो रिजल्ट्स उसके मुकाबले में बहुत अच्छे आ रहे हैं। इवन छोटी कंपनीज की भी रिजल्ट देखें, ईपीसीएल का टर्न अराउंड है, लोड्स का अच्छा रिजल्ट आया है, जो नॉन शरिया बैंक्स वगैरह हैं उनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, एमसीबी, यूबीएल, मिजान बैंक के लें आप। अब ओवरऑल रिजल्ट उस वक्त दिसंबर की क्लोजिंग के मुकाबले में अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अगर ये, मैंने कहा जैसे ही कि सारा मामला इसी पे है कि अगर ये ड्रैग करेगा तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट फिर खराब हो जाएंगे ना, आपकी इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। तो कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में सब है। अगर खत्म हो जाती है तो आपको पता है कि वी शेप रिकवरी हो सकती है, क्योंकि हमारा इंडेक्स एक्स ही नहीं होता। दिसंबर का जो एक्स हुआ है कंपनीज, और अभी जो एक्स होंगी कंपनीज, दोनों क्वार्टर का एक्स एक्स्ट्रा 10,000 पॉइंट 12,000 पॉइंट ले आता है। तो आपका जब अगर मार्केट, अगर एक बात भी आ जाए वीकेंड के अंदर, तो गैप अप ओपनिंग और वही उसी तरह फिर मामला सीधे हो जाएंगे। लेकिन बात उसी पे खत्म होती है कि सिर्फ सीज फायर नहीं चलेगा, एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर नहीं चलेगा, पीस डील से ही काम होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। इससे पहले मैं बताना भी चाहूंगा कि हम आप लोगों के जितने भी जितने भी कमेंट्स होते हैं उनको बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, और जो आप लोग सवाल पूछते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम अपने गेस्ट से भी सवाल पूछें। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। कुछ कंपनीज हैं, मैं एक एक करके आपसे शेयर करता हूँ, आप साथ साथ बताते रहिएगा। फौजी सीमेंट के बारे में बता दें इन्वेस्टमेंट के हवाले से। फौजी सीमेंट ग्रुप तो अच्छा है। फौजी सीमेंट जो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, जिसको कोई ये चीज़ नहीं देखनी है कि ग्रुप खराब हो, जैसे कि मैपल लीफ में शायद लोग इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि उसकी इमेज इतनी खास नहीं है, इतना जो है डिविडेंड वगैरह भी नहीं देता। फौजी सीमेंट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको डिविडेंड भी मिल जाता है एनुअलाइज, और ग्रुप की वजह से बेनिफिट भी इसको अच्छा होता है, तो सेल्स भी इसकी बेहतर हो जाती हैं। तो फौजी सीमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और जीएचएनआई के बारे में भी बताइए। जीएचएनआई के अंदर भी लोग इन्वेस्टमेंट तो नहीं करते, लेकिन क्योंकि स्विंग अगर इसमें करनी हो जीएचएनआई के अंदर तो कर सकते हैं। रिसेंटली जो इसका रिजल्ट आया उसके अंदर 60 रुपए की अर्निंग आई है एक क्वार्टर की, और 900 जी रुपए पे चले गया। अगर आप मंदी के अंदर देखें जो हालात खराब हुए थे उसके अंदर 600 रुपए के पास आ गया था, या 600 भी शायद ब्रेक कर दिया था, लेकिन बहुत ही जल्दी रिकवरी दे दी, 50% वापस वहां से बढ़ गया अपने लो से। तो 900 रुपए अभी ट्रेड कर रहा है। अगर स्विंग स्टिल इसमें अभी भी करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। 1000 रुपए से ऊपर का टारगेट इसके अंदर निकल सकता है इजीली। बिल्कुल ठीक है। सीमेंट सेक्टर के अंदर हमारे पास मेपल लीफ सीमेंट भी है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी की थी। इसके साथ लकी सीमेंट भी है। ऑडियंस से ये सवाल है कि लकी सीमेंट के बारे में बताइए कंपेयर टू इट्स पीयर्स जो कंपनीज है बाकी इस सेक्टर के अंदर। देखें, लकी सीमेंट तो सबसे टॉप की कंपनी है। आपको जैसे कि बैंकिंग में शरिया कंप्लाइंट में हम कहते हैं मीज़ान बैंक अच्छा है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो करनी चाहिए। इसी तरह लकी सीमेंट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कैपिटल गेन जल्दी चाहिए तो फिर मैपल लीफ मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैपल लीफ इसके अगेंस्ट, यहाँ पर डीजी खान इसके अगेंस्ट ज़्यादा बेहतर है कैपिटल गेन की सूरत में। और शॉर्ट टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है बिना टेंशन के, ऊपर लकी सीमेंट है सीमेंट सेक्टर में से। बिल्कुल ठीक है। मुफीज, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। थोड़ी सी अगर जियोपॉलिटिकली हम बात करें और ट्रेड के हवाले से देखें तो हमने देखा कि फर्टिलाइजर क्राइसिस जो है वो एशिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान फर्टिलाइजर या यूरिया के हवाले से किधर स्टैंड करता है, या पाकिस्तान को भी ऐसा कुछ है जो फेस करेगा? तो इस बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं नहीं, हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्टिलाइजर को लेके। हमारी जो इंटरनल डिमांड है और हमारी कंपनी सही एफिशिएंसी पे ऑपरेट करी, तो हमें ऑब्वियसली जब आपका रीजन इम्पैक्ट करता है किसी भी, जैसे आप जब हम एलएनजी की बात कर रहे थे ना, कतर पे अटैक हुआ तो पूरा रीजन इम्पैक्ट करता है। सिमिलरली आप जब साउथ एशिया की बात करते हैं तो मल्टीपल कंट्रीज दैट आर इन्वॉल्व, बट पाकिस्तान ऐसा कोई प्रॉब्लम में नहीं आएगा फर्टिलाइजर को लेके। बिल्कुल ठीक है। मैं एक और सवाल इसी के साथ कनेक्ट करूंगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि जो उनका बेसिकली ये प्लान भी है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $18 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं बाय जून, जो वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अभी करंटली जो इंपोर्ट बिल है उसको भी मैनेज करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को जो है इन लूप लिया गया है, ताकि उनकी भी साथ थोड़ी सी हेल्प हो इस इंपोर्ट बिल को मैनेज करने के लिए। तो मुझे बताइएगा कि ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है, या कमर्शियल बैंक्स का भी इस चीज पे इन्वॉल्व होना, हाउ वुड इट वर्क फॉर द इकोनॉमी? देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स जो है ना, जो बैंकिंग सेक्टर है, इट्स द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। उसका रीजन ही ये है कि बैंक्स भी आप लेंड करते हैं पैसा गवर्नमेंट को। एंड अभी आपने आई थिंक कुछ परसों एक सवाल किया था यूरो बॉन्ड के हवाले से, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था कि जो पाकिस्तान ने फाइनेंसिंग रेज की है, तो बेसिकली जो 18 बिलियन आपने मेंटेन करना है वो आईएमएफ की, जब आप आईएमएफ के अंदर है तो आपने वो
पैसों को मेंटेन करना है, अपने रिजर्व्स को मेंटेन करना है। सो इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी, आप मेंटेन कर लेंगे एज लॉन्ग एज आपका जून तक की चीजें मेंटेन हो, तो कोई आपके ऊपर इस तरह का फाइनेंसिंग का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। मैं एक और सवाल साथ ही कनेक्ट करूंगा। अटक रिफाइनरी की तरफ से ये आया है नोटिस कि उन्होंने अपना जो प्लांट है यहाँ वाला, उसमें भी टेम्परेचर्स जो ऑपरेशंस है वो हॉल्ट कर दिए हैं थोड़े से, जस्ट बिकॉज ऑफ जिस तरह की सिक्योरिटी चल रही है पाकिस्तान के लिए। तो मुझे बताएं, इसका कोई इम्पैक्ट ज्यादा अटक रिफाइनरी को हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इट्स सेल्स? नहीं, देखें, अब ये तो वो वाली चीज है ना, ये तो वो छोटी, आई वुड से कि जो स्मॉल इश्यूज जब आप बिजनेस करते हैं ना, दे ऑलवेज अराइज। अगर अटक रिफाइनरी का प्लांट लेट्स से कराची या कहीं और पर होता, साउथ की साइड पर, शायद ये इश्यूज नहीं होते। एंड वहां पे कोई वो पी स्टॉक्स हो नहीं रही जहां पे अटक रिफाइनरी का प्लांट है। पिंडी की साइड पर है जो रिफाइनरी, अटक ग्रुप ऑफ रिफाइनरीज है, लालाजारी है, पे जो लोग रहते हैं वो जानते हैं। तो वहां से क्योंकि अब राउट्स का प्रॉब्लम है, उन्होंने रॉकेट वगैरह लगाई हुई है, ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस में मुश्किल होती है, इस वजह से वो प्रॉब्लम है। अगर इस तरह का कोई ऐसा मसला नहीं आएगा कि रिफाइनरी के जो ऑपरेशंस हॉल्ट होते हैं। हमने अक्सर आपने देखा ना, जब रिफाइन इवन सीमेंट प्लांट भी अपने आप को थोड़ी देर के लिए क्लोज करते हैं, रिफाइनरीज भी क्लोज करती हैं, मेंटेनेंस के लिए भी करते हैं। तो अब ये समझते हैं कि अब एक इम्पैक्ट आना है रास्ते बंद होने की वजह से, या जब बीइंग इन द कैपिटल, तो वो बस अब सर्वाइव करेंगे, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सोहेल साहब, मेरा आपसे सवाल होगा, जिस तरह की मार्केट अभी चल रही है, जब तक के प्रॉपर पी स्टॉक्स नहीं हो जाती हैं, आपने जो बताया कि हल यही है, तब तक के लिए एक स्विंग ट्रेडर की और एक इन्वेस्टर की सेपरेटली क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एक इन्वेस्टर को तो ऑफ कोर्स ही शुड स्लीप ऑन हिज शेयर्स, लेकिन स्पेसिफिकली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एक स्विंग ट्रेडर की और एक इन्वेस्टर की ऐसी मार्केट में? सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट में जो है ना, पॉजिटिव ड्रिवन मार्केट जब होती है ना, पॉजिटिव सेंटिमेंट ड्रिवन, उसके अंदर तो आसान होता है, उसके अंदर करना चाहिए। लेकिन अनसर्टन किस्म की मार्केट के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है। ज्यादा चांस होते हैं कि आपके जो ना स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और ये भी चांस होते हैं, जैसे जैसे वॉर जब हुई थी उसके बाद से हमने जितनी भी कॉल्स दी थी, तो हमने कुछ 174 पे क्लोज करवाई थी सारी। तो ये सब बेचो, सब सब आप निकल जाओ एक दफा। फिर एक दो दिन मार्केट थमी तो हमने दोबारा कॉल दी, उसके अंदर एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव हो गई, एक नेगेटिव हो गई। अब हम खड़े हुए हैं बीच में 2-4 कॉलों, 5-10 कॉलों पे कि अच्छा अब क्या करें? अब ना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ना टारगेट हिट हो रहा है। तो आपको इस तरह की पोजीशन भी मिल सकती है, क्योंकि अगर ये वीकेंड गुजर गया तो एक दिन तो मसला नहीं है, लेकिन अगर जो कंटिन्यू हो गई ये बात, तो हो सकता है कि आपको मार्केट थोड़ा सा और नीचे मिले। तो अनसर्टन किस्म की मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेडिंग करना मुश्किल होता है, खास तौर पे बाय टुडे सेल टुमारो वाली, या डे ट्रेडिंग तो आप कर सकते हैं कि आज लिया आज बेचा, स्कैल्पिंग कर ली खत्म। लेकिन क्योंकि हम करते नहीं है, T+1 के अलावा कर नहीं सकते, तो इवन अगर आप आज लेके गए और कल कोई और बयान, रात को बयान आ गया तो सुबह नीचे खुली, या आप बेचे गए और सुबह ऊपर खुली, तो ये बड़ा मसला है। इसलिए इसी तरह स्विंग में भी ये हो सकता है, या आपने सेटअप बनाया उसके अंदर भी स्टॉप लॉस होता है, तो और बहुत ज़्यादा अगर हॉल्ट डाउन खुल गई तो भी आप फंस जाओगे। तो जब तक जो है डस्ट सेटल ना हो जाए, जब तक काम करना, आई थिंक ये बहुत छोटी क्वांटिटी में आपको करना है। आपको लगता है कि नहीं, आपका सेटअप सही है और किसी स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी अर्निंग आ गई है, स्विंग मुझे अच्छी मिल जाएगी, तो ठीक है कि आप 25% 30% कैपिटल से कर रहे हैं। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के लिए मौजूद है, जैसे मैं पहले ही कहता था कि जंग के दौरान जो है वॉर डिस्काउंट मिल रही थी, इन्वेस्टमेंट पे तो आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं 2-4-5 साल का सोच के, और नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। अदरवाइज स्विंग से और ट्रेडिंग से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुझे, मैं आपकी तरफ आऊंगा एंडिंग नोट के लिए। थोड़ा सा बताइएगा ऑडियंस के लिए, वैसे तो वीकेंड्स पे ही मेजरली डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन आगे मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है, एक मार्केट को किस तरीके से देखते हैं आने वाले कुछ वक्त के अंदर? देखिए, ऑयल तो बढ़ा हुआ है। अगर आप देखें, ऑयल पिछले 2 दिन के अंदर $10 बढ़ गया तकरीबन। लेकिन इस बार अच्छा ये हुआ है कि ऑयल का इतना इम्पैक्ट नहीं लिया मार्केट ने, मार्केट इतनी ज़्यादा गिरी नहीं। वरना मुझे एक्सपेक्टेड था कल की मार्केट के ज़्यादा माइनस हो सकती थी। लेकिन कल की मार्केट के बाद मैंने कल रात की वीडियो में भी यही कहा था कि मार्केट के अंदर इतनी कोई ज़्यादा, जब तक कोई ज़्यादा नेगेटिव चीज़ नहीं होती तब तक ज़्यादा प्रेशर हमें मार्केट में दिखेगा नहीं। तो इसी तरह हुआ, 17 पॉइंट ही सिर्फ माइनस खुले थे आज मार्केट के। तो मार्केट अभी भी स्ट्रांग लग रही है, इतनी कोई ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है आज। हालांकि 169 के पास ही मार्केट बंद हुई है, लेकिन स्टिल आई एम होपफुल कि कल थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि कल जो है वो आखिरी दिन भी है, जो रोल ओवर होता है उसका, वो वाला वीक चलेगा, कल आखिरी दिन है। हो सकता है मार्केट थोड़ा प्रेशर दे, लेकिन इतना कोई ज़्यादा प्रेशर एक्सपेक्टेड नहीं है, अनटिल अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा नहीं आ जाए। और फिर वीकेंड में भी लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मार्केट का फ्यूचर तो अच्छा ही है, इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा शेयर मिलते हैं, अभी भी मिल रहे हैं बहुत सारे अच्छे शेयर। हबको का रिजल्ट अच्छा आया है, वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ISL है, INIL है, तो कंपनीज के रिजल्ट भी अच्छे हैं, एक्यूमुलेट करके जाना चाहिए इस होप में कि मार्केट अच्छी ओपनिंग होगी मार्केट के लिए,
और जो इकोनॉमी है, जो पी स्टॉक्स हैं, वो भी सून हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जी फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये था आज का PS6 रोजनामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हुआ कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, हम अपने गेस्ट से जरूर पूछेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।